नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में। आज का हमारा टॉपिक है भारत में केंद्र राज्य संबंध, प्रशासनिक संबंध। तो भारत में केंद्र राज्य संबंधों के प्रशासनिक संबंधों की विवेचना अनुच्छेद 256 से 263 तक है और संविधान में सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि कार्यपालिका विधान पालिका की सहविस्तारी है, अर्थात जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है उस विषय पर केंद्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण होगा और जिस विषय पर विधानमंडल कानून बना सकता है उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण होगा। अर्थात केंद्रीय कार्यपालिका के विधान निर्माण पर ही प्रशासनिक शक्तियों पर भी उसकी अधिकारिता रहेगी और राज्य विधानमंडल जिन पर शक्तियां बना सकती है उस पर राज्य कार्यपालिका का विस्तार होगा। इस प्रकार संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को तथा राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को प्रशासन करने की अधिकारिता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यपालिका शक्ति राज्यों के पास है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद कौन कौन से हैं? जब संविधान ऐसे विषयों से संबंधित विधि किसी कार्यपालिका शक्ति को केंद्र सरकार में निहित करता है, जैसे भूमि अर्जन अधिनियम 1894, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, तो उसके अधीन इन अधिनियमों में अंतर्विष्ट प्रावधानों को क्रियान्वित करने की शक्ति किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है। तो प्रशासन के संबंध में राज्यों को निर्देश देने की शक्ति है। तो कौन कौन सी शक्ति अगर हम देखें तो सामान्य स्थिति में है और कब है? आपातकालीन स्थिति में केंद्र निर्देश दे सकता है और वित्तीय आपातकालीन में भी केंद्र प्रशासन के संबंध में राज्यों को निर्देश दे सकता है। तो अगर हम सामान्य स्थिति में देखें तो राज्य में प्रवर्तित केंद्रीय कानून तथा विद्यमान विधियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र निर्देश दे सकता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि केंद्र की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में राज्य की कार्यपालिका शक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती, केंद्र निर्देश दे सकता है। और राज्य द्वारा राष्ट्रीय या सैनिक महत्व के संचार साधनों के निर्माण तथा उन्हें बनाए रखे जाने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है और राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रेलों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए भी केंद्र निर्देश दे सकता है। आपातकालीन स्थिति में किसी विषय के संबंध में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, ये केंद्र निर्देश दे सकता है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाए, इस संदर्भ में निर्देश दे सकता है। इसी प्रकार तो प्रशासन के संबंध में निर्देश देने की अधिकारिता केंद्र की आपातकालीन स्थिति में। आपातकाल में तो हम जानते भी हैं कि आपातकाल जब लागू होगा तो केंद्र का संपूर्ण शासन तंत्र जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो राज्यों का सारा शासन तंत्र केंद्रीय शासन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि विधान निर्माण की जो अधिकारिता है वो संसद को मिल जाती है। तो नेचुरली जो है राज्य का जो राज्यपाल है वो केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है और हम देखते हैं व्यवहारिक रूप से और सैद्धांतिक रूप से भी हम देखें तो राज्य को संपूर्ण प्रशासनिक निर्देश जो है वो किससे प्राप्त करने होते हैं? वो राज्यपाल से प्राप्त करने होते हैं और इस प्रकार उस पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका नियंत्रण हो जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से उस पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपातकालीन स्थिति में जब 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राज्य का संवैधानिक ढांचा विफल होता है। राज्य के संवैधानिक ढांचा विफल होने पर राज्यपाल रिपोर्ट देता है। राज्यपाल रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति शासन लागू करवाएगा। तो जब कभी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कौन करेगा? राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग भी जो है वो समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य की निर्वाचित सरकार नहीं करती, वरन कौन करता है? क्योंकि वो तो डिसॉल्व हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा? केंद्र करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आपातकालीन स्थिति में प्रशासन के संबंध में निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? केंद्र को है। सामान्य स्थिति में भी निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? केंद्र को है। सामान्य स्थिति में अच्छा एक बात और, 2 मामले और हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की प्राप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, इसके संबंध में केंद्र निर्देश दे सकते हैं। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के कल्याण के लिए योजना बनाएं तथा उसका क्रियान्वयन करें, इसके लिए भी केंद्र निर्देश दे सकता है। राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रेलों के संरक्षण को सुनिश्चित करें, इसके बारे में भी केंद्र निर्देश दे सकता है। और हिंदी भाषा का विकास सुनिश्चित करें, इसके लिए भी केंद्र निर्देश दे सकता है। और यह सुनिश्चित कराने के लिए कि राज्य की सरकार संविधान के अनुसार ही संचालित की जाए, संविधान के विरुद्ध कोई कार्य नहीं हो, तो इसके संदर्भ में भी केंद्र निर्देश दे सकता है। तो हमने देखा सामान्य स्थिति में भी केंद्र के पास पर्याप्त जो है अधिकार है राज्यों को निर्देश देने के लिए, और हमने ये भी देखा कि आपातकाल में भी केंद्र सरकार राज्य को, आपातकाल में तो पूरा जो शासन तंत्र है वो ही केंद्र से संचालित होने लगता है।
352 राष्ट्रीय आपातकाल के समय तो ऐसी बात है ही, और 356 जब राज्य में संवैधानिक ढांचा विफल हो तब भी जो है केंद्र सरकार के सारे निर्देश मान्य होते हैं। केंद्र सरकार का ही एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है और राज्यपाल के अधीन जो है सारा ढांचा जो है वो काम करता है। अच्छा, एक और तीसरा आपातकाल क्या होता है? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति में भी केंद्र को जो है निर्देश देने की स्थिति है। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? वित्तीय आपातकाल में क्या होगा? केंद्र कैसे कैसे निर्देश दे सकेगी? ऐसे वित्तीय सिद्धांतों का पालन कराने के लिए जो निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट किए जाए, वो बताएंगे वित्तीय सिद्धांत ये है तो ऐसे से पालन किया जाए। और क्या होगा? राज्य में सेवारत सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं, उनके वेतन और भत्तों के संबंध में भी निर्धारण कर सकता है, वो निर्देश दे सकता है। और क्या होगा? धन विधेयक हो या ऐसे अन्य विधेयक हो जिसको राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने के लिए जो है वो केंद्र निर्देश दे सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि वित्तीय आपातकाल में भी केंद्र निर्देश दे सकता है। तो अनुच्छेद 258(2) जो है उसके अधीन संसद द्वारा संघ के विषय में बनाई गई विधि केंद्रीय सरकार को इस बात के लिए अधिकृत कर सकती है कि वह अपने कार्य राज्य सरकार या उसके अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर दे। तो ऐसा राज्य सरकार की सम्मति लिए बिना जो है वो प्रत्यायोजन के अधिकार को दे सकती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विधायी संबंधों में भी हमने देखा कि केंद्र की अधिमान्यता होती है, और हालांकि प्रशासनिक और कार्यपालिका संबंध में साफ लिखा है, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट किया गया है, और उसमें कहा गया है कि कार्यपालिका विधानपालिका की सहविस्तारी है, अर्थात जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है उस विषय पर केंद्रीय कार्यपालिका का नियंत्रण होगा, और जिस विषय पर विधानमंडल कानून बना सकता है उस विषय पर राज्य की कार्यपालिका का नियंत्रण रहता है। और इस प्रकार संघ सूची के विषयों पर केंद्र सरकार को और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार को प्रशासन करने की तो अधिकारिता है, लेकिन सामान्य स्थिति में और आपातकालीन स्थिति में और वित्तीय आपातकालीन स्थिति में, तीनों ही स्थितियों में केंद्र जो है वो राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। इसके अलावा आप जानते हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं जो है उस पर भी केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है अनुच्छेद 312 के तहत। और वैसे भी हम देखते हैं कि अभी हम वित्तीय संबंध पढ़ेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे कि केंद्र का किस प्रकार से होल्ड रहता है। बहुत सारी एजेंसी हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये दोनों ही एजेंसियाँ 2015 से पूर्व, जो कि 2015 के बाद तो नीति आयोग आ गया जिसको हम आगे पढ़ेंगे, तो दोनों ही योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का बहुत बड़ा होल्ड था, क्योंकि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद दोनों थिंक टैंक माने जाते थे। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करता था और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हुआ करता था। हालांकि राष्ट्रीय विकास परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है उसका होल्ड हुआ करता था। और दोनों का काम नियोजन, मतलब 5 साल के लिए योजनाएं बनाना और योजनाओं को अमली जामा पहुंचाने का जो एक ब्लूप्रिंट है, जो एक रोड मैप है, वो तैयार किया जाता था। और उसमें अशोक चंदा जैसे विद्वान ने तो योजना आयोग को जो है आर्थिक मंत्रिमंडल की भी संज्ञा दी थी, तो उसका बहुत होल्ड रहता था। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि प्रशासनिक संबंधों में भी केंद्र का राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप रहता है और राज्यों को निर्देश देने की शक्ति रहती है, क्योंकि हम सब जानते हैं। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाह रही हूँ फिर से कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहयोगी संघवाद कहा था और मॉरिस जोन्स जैसे विद्वान ने भारत के संघीय ढांचे को सौदेबाजी वाली संघीय व्यवस्था भी कहा है। लेकिन अब व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो हम जानते हैं कि भारत केवल नई दिल्ली नहीं है या भारत केवल राज्यों की राजधानी नहीं है। दोनों को ही मिलजुल कर काम करना होता है। दोनों को ही जो है अपने अपने क्षेत्रों का ध्यान रखते हुए लेकिन मिलजुल कर काम करना होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है हमारा और इस देश में सारे राज्य और राज्यों का प्रशासन और केंद्र का निर्देशन और केंद्र के साथ राज्यों का सामंजस्य और समन्वय जो है वो बना रहे। तो प्रशासनिक संबंधों में भी ये बहुत ज़रूरी रहता है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जब समन्वय बना रहे तो उससे क्या है कि हमारा संघीय ढांचा बहुत मजबूत होता है और सशक्त होता है। हम ये नहीं कह सकते कि केंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर हावी हो जाए या राज्य जो है वो अपनी मनमर्जी चलाएं, क्योंकि अखंड भारत के लिए बहुत आवश्यक है कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें। इसलिए आप देखते हैं कि संविधान में ही विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध और वित्तीय संबंध तीनों को उल्लेखित कर दिया गया है बाकायदा।
और तीनों में दोनों का अधिकार क्षेत्र निर्धारित किया गया है। तो जो स्वतंत्रता के बाद के जो दशक हैं उसमें जैसे जैसे व्यवहारिक समस्याएं आई तो उसके बाद समस्याओं के समाधान भी ढूंढे। तो कुल मिलाकर ये प्रशासनिक संबंध है, आप इनका अध्ययन कीजिए और ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें अक्सर आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि केंद्र सरकार सामान्य स्थितियों में कौन कौन से निर्देश दे सकती है, या आपातकाल में केंद्र सरकार कौन कौन से प्रशासनिक निर्देश दे सकती है, या वित्तीय आपातकाल की स्थिति में कौन कौन से निर्देश दे सकती है। तो ये बहुत पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो आप इसको ध्यान रखें। और स्पेशली सामान्य स्थितियों में जो निर्देश दे सकते हैं आवागमन के साधनों में, या हिंदी भाषा के संरक्षण के लिए और बाकी चीज़ें जो पूछी जाती हैं उसको तैयारी कीजिए। मेन कोर्स में भी आपके ये आता है और कंपटीशन में तो ये पूछा ही जाता है। तो कंपटीशन के हिसाब से और मेन कोर्स के हिसाब से भी आप इस टॉपिक की प्रिपरेशन कीजिए। और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। तो हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का अध्ययन करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को तैयार करें। धन्यवाद।